हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 24 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है डिफेंस एमएसएमईज़ पर ई कॉन्क्लेव का आयोजन किस इंस्टीट्यूशन ने किया। तो रिसेंटली डिफेंस एमएसएमईज़ पर ई कॉन्क्लेव का आयोजन CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा किया गया। देखिए, इसमें 800 से अधिक डिफेंस सेक्टर की MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ने पार्ट लिया। तो क्या ये इस ई कॉन्क्लेव को सिर्फ CII ने ऑर्गेनाइज़ किया? जी नहीं, डिफेंस सेक्टर की और कई इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया और उन्होंने CII के साथ मिलकर इस ई कॉन्क्लेव को आयोजित किया। आपसे एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि डिफेंस MSMEs पर जो ई कॉन्क्लेव हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस MSMEs पर ई कॉन्क्लेव बैठक की अध्यक्षता की। इसका थीम क्या था? इसका थीम था बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। तो ये था इसका थीम। लॉकडाउन के दौरान डिफेंस सेक्टर की MSMEs पर कम से कम प्रभाव पड़े, इस विषय में इस ई कॉन्क्लेव में डिस्कस किया गया। तो आप याद रखिएगा, CII ने डिफेंस सेक्टर के कई और इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर डिफेंस MSMEs पर ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी ने की। बात करते हैं CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की। देखिए, ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप एक तरह से कह सकते हैं ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन आप जरूर याद रखेंगे, विक्रम किर्लोस्कर इसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दियामेर भासा डैम ये किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है? तो रिसेंटली चीन और पाकिस्तान मिलकर इंडस रिवर पर, जो ये POK में गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, वहाँ पर दियामीर भासा डैम बना रहे हैं। भारत ने अपना विरोध दर्ज करवा दिया है, हालांकि चाइना मानने वाला नहीं है हमेशा की तरह, जैसे उसने सीपेक बना लिया था। अब उस डैम का निर्माण भी कर रहा है POK के रीजन में, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करवाने की घोषणा की थी गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में, जिसका इंडिया ने विरोध दर्ज करवाया था। बाद में इंडिया के IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ के लिए वेदर फोरकास्ट भी किया था, आपको याद होगा। तो रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में दियामीर भासा डैम का निर्माण कर रहे हैं इंडस रिवर पर। आप इतना याद रखेंगे। और एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्या ये एक कॉन्क्रीट डैम है या ग्रेविटी डैम है? तो एक्चुअली ये एक ग्रेविटी डैम है। मोस्टली नेचुरल तरीके से इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है FIEO की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 क्राइसिस के दौरान इंडिया के एक्सपोर्ट में कितने % की कमी आएगी। तो FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है कोविड-19 के कारण इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 20% की गिरावट देखी जाएगी। तो आप याद रखिएगा, FIEO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 20% की गिरावट देखी जाएगी इस फिनंशियल ईयर में। देखिए, FIEO इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी कही हैं। इन्होंने कहा है कि देखिए, जो MEIS यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, उसके तहत इन्होंने कहा है कि 2% की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी की छूट दी जाए जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि लेबर इंसेंटिव जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें एडिशनल 4% का सपोर्ट दिया जाए जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं। तो ये 2 मांग भी इन्होंने रखी हैं अपनी रिपोर्ट में। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि भारत का एक्सपोर्ट 20% तक कम हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में कोविड-19 के कारण। बात करें अगर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की यानी कि FIEO की, तो ये देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बॉडी है और ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया में काम करता है। आप देखिएगा, अगर बात करें कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो शरद कुमार सराफ FIEO के प्रेसिडेंट हैं। तो आप इतना रखेंगे 20% का डिक्रीज़ हो जाएगा एक्सपोर्ट में रिसेंटली FIEO की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है गोल्डमैन सैक्स जो अमेरिका स्थित एक ब्रोकरेज फर्म है, उसके अनुसार कोविड-19 क्राइसिस के दौरान इंडिया की GDP या इकोनॉमी में कितने % का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, यानी कि श्रिंक हो जाएगी इंडिया की इकोनॉमी कितने % से। तो रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी कोविड-19 क्राइसिस के दौरान 5% श्रिंक हो जाएगी, यानी कि अगर इस समय 100% है तो नेक्स्ट ईयर ये 95% ही बचेगी। अगर प्रैक्टिकल वे में कहें तो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट -5% रहेगी। इनका कहने का मतलब ये है। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 0.4% रहेगी कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि 5% का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इंडिया की GDP ग्रोथ रेट में। कल मैंने जो आपको वीडियो बताई थी उसमें बताया था RBI गवर्नर ने भी कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी। अब गोल्डमैन सैक्स ने भी कह दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने जो कहा है इसके आधार पर हम ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि 1979 जब लास्ट टाइम इंडिया की GDP ग्रोथ रेट
नेगेटिव गई थी, लगभग 5.5% के आसपास नेगेटिव गई थी। उसके बाद से अब ये नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको कल बताया था। तो आप देखिएगा, बात करते हैं अगर गोल्डमैन सैक्स की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम आप याद रखिएगा, डेविड एम सोलोमन। रिसेंटली इन्होंने कह दिया है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट -5% रहेगी या फिर इंडिया की इकोनॉमी 5% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस कंट्री ने WHO को कोरोना से या फिर पेंडेमिक से लड़ने के लिए $2 बिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड करने की घोषणा की है। तो रिसेंटली चाइना ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने फंडिंग रोक दी है WHO की, तो अब चाइना जो है फंडिंग अवेलेबल करवा रहा है WHO के लिए। चाइना ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में धीरे धीरे करके वो $2 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा WHO को, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि कोरोना वायरस से जो विकासशील देश हैं उनकी लड़ने में मदद की जा सके। तो आप याद रखिएगा, कुछ दिन पहले चाइना ने $30 मिलियन की भी घोषणा की थी, तो आप ये भी याद रखिएगा। कल की वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, उसको भी मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि WHO की बात आई है। तो मैंने पिछले कुछ दिनों से WHO के विषय में बहुत कुछ कवर किया है। उसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने WHO की 73rd हेल्थ असेंबली की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी। रिसेंटली इंडिया को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 3 वर्ष के लिए मेंबर बनाया गया है, जिसमें 147वें सेशन के लिए भारत को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता भी दी गई है। ये 147वें जो सेशन है ये 1 वर्ष के लिए कार्यरत रहेगा। लेकिन कल मैंने आपको ये बोल दिया था कि WHO की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता है भारत को 3 वर्ष के लिए दी गई है। तो सिर्फ आप इतना करेक्ट कर लीजिएगा कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता भारत को 1 वर्ष के लिए दी गई है। हालांकि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत को 3 वर्ष के लिए सिलेक्ट किया गया है। बात करें अगर WHO हेल्थ असेंबली की, जिसकी 73rd बैठक हुई थी, देखिए इसमें 194 मेंबर होते हैं। ये WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। और अगर वहीं बात करें WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो इसमें टोटल 34 मेंबर होते हैं। ये WHO की इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन लेती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो आप ये याद रखिएगा, रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन जी को 147th WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सेशंस के लिए आपका चेयरपर्सन बनाया गया। आप इतना याद रखेंगे। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो टेड्रोस एडहानम इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो सौम्या स्वामीनाथन, जो हमारे यहाँ चेन्नई से बिलोंग करती हैं। तो आप प्लीज़ उस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने 1 वर्ष की या 3 वर्ष बोल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ONGC ने रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। तो रिसेंटली ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने NTPC के साथ साइन किया है एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि एक रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्वाइंट वेंचर बनाया जा सके। तो अब ये दोनों लोग मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर एक ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, जो देश में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड को पूरा करने में सहयोग करेगा। पहले बात करते हैं NTPC की, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन यानी CMD चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके NTPC की। अब बात करते हैं ONGC की, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके CMD हैं शशि शेखर। तो आप इतना याद रखिएगा। रिसेंटली दोनों ने मिलकर एक MOU पर साइन किया है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इनको एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को अलग कर लेगा। ये ओपन स्काई ट्रीटी 1992 में साइन की गई थी। तो रिसेंटली USA यानी अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आ जाएगा। देखिए 1992 में ये साइन की गई थी और 2002 में ये फोर्स में आ गई थी ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी एक तरीका है दूसरी कंट्रीज़ के हथियारों के जखीरे पर नज़र रखने के लिए। इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी कंट्री अपना सेंसर लगा हुआ विमान किसी दूसरी कंट्री की जो इस ट्रीटी के मेंबर हैं उस कंट्री के टेरिटरी में भेज सकता है, और उसके जो सेंसर होंगे ये देख लेंगे कि कहाँ पे कितने हथियार रखे हैं और क्या प्लानिंग है इसकी, और उस विमान को डैमेज नहीं किया जाएगा। तो इस कारण से ये ट्रीटी बनी थी। टोटल 35 मेंबर हैं इस ट्रीटी में। इंडिया इसका पार्टनर नहीं है, आप इतना याद रखिएगा। रिसेंटली अमेरिका ने कहा है कि रशिया इसका वायलेशन कर रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। मैं बता दूँ आपको, अमेरिका कई ट्रीटी से बाहर आ चुका है। तो कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इस ट्रीटी से बाहर आने का अनाउंसमेंट किसने किया, तो आप बेफिक्र होकर अमेरिका लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है साई इंग वेन रिसेंटली किस कंट्री की नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। देखिए नई प्रेसिडेंट क्या, ये री इलेक्ट हुई हैं साई इंग वेन। किस कंट्री की, तो ताइवान की प्रेसिडेंट थी। अभी तक ये वापस चुनी गई हैं ताइवान की प्रेसिडेंट। और ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ताइवान की एक फेमस पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, उससे बिलोंग करती हैं। देखिए
चाइना जो है, यहाँ पे आप चाइना देख सकते हैं, चाइना ताइवान को हड़पना चाहता है। उसका कहना है कि ताइवान अलग से कोई कंट्री है ही नहीं, वो चाइना का ही एक पार्ट है, और ताइवान का दूसरा नाम RPC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना भी है, आप इतना याद रखिएगा। तो रिसेंटली साई इंगवेन इसकी पुनः प्रेसिडेंट चुन ली गई हैं। और मैं बता दूं ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि हमारे यहाँ से 2 सांसदों ने इनकी जो ओथ सेरेमनी थी उसमें वर्चुअल तरीके से पार्टिसिपेट किया। किसने? मीनाक्षी लेखी ने और राहुल पासवान ने। इन दोनों लोगों ने वर्चुअल तरीके से साई इंगवेन की ओथ सेरेमनी में पार्ट लिया है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है साउथ कोरिया। तो 1 महीने पहले साउथ कोरिया में भी नए प्रेसिडेंट चुने गए थे, मून जाई इन, ये भी री इलेक्ट हुए थे। तो आप चाहे शाई इन वेन हो या फिर मून जाई इन हो, दोनों जो है री इलेक्ट हुए हैं, आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं ताइवान की। तो आप यहाँ देख सकते हैं जस्ट चाइना के बगल में है। पहले ताइवान और चाइना एक ही में थे। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपेई, और इसकी करेंसी है ताइवानी डॉलर। और याद रखिएगा इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस कंट्री की नेवी ने रिसेंटली हाई एनर्जी लेज़र वेपन टेस्ट किया है पैसिफिक ओशन में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक इमेज है, इसमें दिखाया गया है कि एक ड्रोन को लेज़र टेक्नोलॉजी से कैसे उड़ा दिया गया है। तो रिसेंटली यूएस की नेवी ने पैसिफिक ओशन में, जो यूएस नेवी की पैसिफिक फ्लीट है उसने पैसिफिक ओशन में अपने लेज़र जो वेपन है उसका टेस्ट किया है। इसने एक ड्रोन को टारगेट बनाया है और आसानी से उसको डैमेज कर दिया है। तो मतलब है ये कि किसी भी अब एरोप्लेन को लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यूएसए की नेवी मार गिरा सकती है। तो आप देखिएगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज रिमपैक पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना के कारण। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो हवाई आइलैंड में प्रत्येक 2 वर्ष में रिमपैक एक्सरसाइज, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है, वो यूएस नेवी द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है। तो रिसेंटली यूएस की नेवी ने एक हाई एनर्जी लेजर वेपन डेवलप किया है और उसका टेस्टिंग भी कर लिया है पैसिफिक ओशियन में यानी प्रशांत महासागर में। तो आप इन्हें रखेंगे। मैं बता दूं यूएस इस समय बहुत सारे काम कर रहा है। 2 दिन पहले ही उसने सीनेट में एक बिल पास किया है। इस बिल का पर्पज़ क्या था? चाइनीज़ की सारी फर्म को यूएस के स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करना। तो इससे क्या होगा? देखिए ये बिल सीनेट में पास कर दिया है और सीनेट जो है अमेरिका का अपर हाउस है यानी उच्च सदन है। तो अब चाइना की कई सारी फर्म अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट की खरीदी और बिक्री नहीं कर पाएंगी, यानी शेयर मार्केट का बिजनेस नहीं कर पाएंगी। तो आप ये भी याद रखिएगा कि किस कंट्री ने अपने यहाँ चाइनीज़ फर्म्स को डीलिस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में एक बिल पास किया है। तो यूएसए ने ही बिल पास किया है। अगर मैं हर फैक्ट के लिए क्वेश्चन बनाने लगूंगा तो कम से कम 50 क्वेश्चन डेली के हो जाएंगे। तो एक ही कंट्री से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ रहती हैं, तो हमें कोशिश यही करनी होती है कि मिनिमम क्वेश्चन बनाया जाए और सारे फैक्ट कवर कर लिए जाए। तो यूएस की नेवी ने हाई एनर्जी लेज़र वेपन टेस्ट कर लिया है पैसिफिक ओशन में, और यूएस की सीनेट ने बिल पास कर दिया है चाइनीज़ फर्म को डीलिस्ट करने के लिए। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अनुसार इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो उन्होंने कहा है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान इंडिया में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में कितना कम हो गया है लास्ट ईयर की अपेक्षा। तो लास्ट ईयर की अपेक्षा इंडिया में नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में इनका कहना है कि लगभग 18% की गिरावट देखी गई है। देखिए 18.6% है, तो आप इतना याद रखिएगा 18% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा उसको। 18.6% की गिरावट देखी गई है लास्ट ईयर से इस ईयर देखा जाए तो। अप्रैल 2020 में टोटल 18.6% की गिरावट देखी गई है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में। साथ ही अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो टोटल 6.35% की गिरावट देखी गई है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रख सकते हैं। पिछले साल जो नेचुरल गैस थी उसका प्रोडक्शन था 2.65 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो इस बार घट के रह गया है 2.16 बिलियन क्यूबिक मीटर। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो टोटल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में रहा है 2.5 मिलियन टन्स। इसका मतलब 6.35% की गिरावट देखी गई है। इस समय बहुत सारे आंकड़े जारी हो रहे हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं या नहीं भी, लेकिन हमें वो सारे कवर करने पड़ेंगे। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आंकड़े जारी किए हैं, तो आप याद रखिएगा 18.6% की गिरावट देखी गई है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर क्लाइमेट चेंज एक जर्नल है, रिसेंटली उसने रिपोर्ट जारी की है। आपको बताना है इसकी रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कार्बन एमिशन में कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल के अनुसार लॉकडाउन के दौरान टोटल कार्बन एमिशन में 17% की गिरावट देखने को मिली है। आप यहाँ देख सकते हैं 17% की गिरावट देखने मिली है। और इस ग्राफ के अनुसार मैक्सिमम गिरावट देखने को मिली है क्योंकि एयरलाइन सेक्टर ठप है, वरना एयरलाइन सेक्टर कार्बन एमिशन में बहुत बड़ा योगदान देता था। तो नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल है, ये देखिए लंदन से प्रकाशित होता है। इसने कहा है कि टोटल कार्बन एमिशन में 17% की गिरावट देखने को मिली है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से अगर देखा जाए तो इस समय कार्बन एमिशन 2006 के लेवल पर पहुंच गया है। 83 मिलियन टन कार्बन पर डे एमिट हो रहा है इस समय। लॉकडाउन के पहले कितना होता था?
100 मिलियन टन कार्बन एमिशन पर डे होता था, लेकिन 17% की गिरावट हो गई, तो इसलिए 83 मिलियन टन का कार्बन एमिशन हो रहा है। इंडिया में कितने परसेंट कार्बन एमिशन की गिरावट देखी गई, तो इन्होंने कहा 26% तक की गिरावट देखी गई है इंडिया के कार्बन एमिशन में, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है संगीता ढींगरा सहगल रिसेंटली किस स्टेट के कंज्यूमर कमीशन की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं या चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। तो रिसेंटली संगीता ढींगरा सहगल जी को दिल्ली कंज्यूमर कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी, जून में रिटायर हो रही थी रिसेंटली। अब इनको 5 वर्ष के लिए दिल्ली कंज्यूमर कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, संगीता ढींगरा सहगल दिल्ली कंज्यूमर कमीशन की अब ये चेयरपर्सन है। आपको याद ही होगा 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस एरोस्पेस कंपनी एयरबस का हेडक्वार्टर किस कंट्री में स्थित है। तो एयरबस का हेडक्वार्टर नेदरलैंड के LIEDEN लियाडेन में स्थित है। अब मैंने एयरबस का डिस्कशन क्यों लिया, क्योंकि जो इसका A320 सीरीज़ का एक विमान है वो पाकिस्तान में कराची के पास क्रैश हो गया है। टोटल 99 लोग इसमें 99 पैसेंजर्स में सवार थे। ये एयरबस का विमान था जो पाकिस्तान में कराची के पास जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे 3 बार इसने कोशिश की, लैंडिंग की, अनसक्सेस कोशिश, उसके बाद ये क्रैश हो गया जिसमें लगभग 99 लोगों की मौत हो गई। तो आपने याद रखिएगा, एयरबस यूरोप की एरोस्पेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, और बोइंग दूसरी एयरप्लेन निर्माता कंपनी है, वो कहाँ की है, अमेरिका की है। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डर मी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिसेंटली पतंजलि ने अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की होम डिलीवरी के लिए रिसेंटली ऑर्डर मी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी प्रोवाइड करेगा सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट की। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी के लिए पतंजलि ने ऑर्डर मी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। आपको याद ही होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक नारा दिया था, वोकल फॉर लोकल। इस नारे के अगले ही दिन पतंजलि ने डिनाउंस कर दिया था कि वो अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। तो अब देखिए, उसने अपना ऑर्डर मी नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। बात करें अगर पतंजलि की, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हरिद्वार में है, और आप देख लीजिए फाउंडर इसके कौन है, बालकृष्ण जी, और ये रामदेव जी इसमें सहयोगी हैं, और पतंजलि को सब लोग जानते हैं आज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है। तो रिसेंटली फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के 37वें सेशन के लिए जानवी फूकन जी को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। इन्होंने हरजिंदर कौर तलवार जी की जगह ली है, जो अब तक 36 सेशन के लिए फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष थी। तो आप याद रखिएगा, कोविड-19 क्राइसिस में बिजनेस कैसे निपटे, इसके लिए इन्होंने अभी रिसेंटली एक सभा हुई थी वर्चुअल तरीके से, उसमें पार्टिसिपेट किया था, और वहीं अनाउंस किया गया कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्षता या फिर नई प्रेसिडेंट जानवी फूकन जी होंगी। बात करें अगर फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो आपका ओरिजिनल फिक्की संस्थान है, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसकी विमेंस विंग है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की की बात करें तो संगीता रेड्डी, आप यहाँ देख सकते हैं, संगीता रेड्डी फिक्की की चेयरपर्सन है। फिक्की की स्थापना के विषय में अगर बात की जाए तो फेमस बात यह है कि फिक्की की स्थापना का रिकमेंडेशन महात्मा गांधी जी ने दिया था। 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी जी ने रिकमेंडेशन दिया था फिक्की की स्थापना के लिए, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इन दोनों लोगों ने मिलकर फिक्की की स्थापना की थी। रिसेंटली फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गई हैं जानवी फूकन जी, आप इन्हें रखिएगा। इन्होंने हरजिंदर कौर तलवार जी की जगह ली है, और जो ओरिजिनल फिक्की है वो संगीता रेड्डी जी उसकी प्रेसिडेंट हैं। फिक्की का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला जी भावे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किसके लिए विख्यात थी। तो ये सिंगिंग के लिए फेमस थी, बहुत फेमस क्लासिकल सिंगर थी। देखिए, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक दोनों म्यूजिक से इनका नाता था और बराबर पकड़ थी दोनों पे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। अब ऐसा मत सोचिएगा कोरोना वायरस से इनका निधन हो गया। देखिए, इनको M विश्वेश्वरैया जी ने उभय गान विदुषी अवार्ड से नवाजा भी था। तो रिसेंटली श्यामला जी भावे इनका निधन हो गया, और ये सिंगिंग से रिलेटेड थी, आप याद रखिएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, किस स्टेट ने फीवर क्लिनिक प्रोग्राम लॉन्च किया है कोविड-19 को इनिशियल लेवल पर रोकने के लिए। देखिए, अगर कोविड-19 इनिशियल लेवल पे ट्रैक हो जाता है तो उससे मोर्टेलिटी रेट को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसीलिए MP सरकार ने रिसेंटली फीवर क्लिनिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, वो अपने गांव लेवल पे और तालुका लेवल पे कई सारे फीवर क्लिनिक ओपन करेगी। इसमें डॉक्टर सर्दी खांसी जुकाम बुखार के साथ साथ फीवर का भी चेकअप करेंगे। तो आप देखिएगा, MP गवर्नमेंट ने फीवर क्लिनिक ओपन किया है ताकि इनिशियल लेवल पे कोरोना वायरस को रोका जा सके। मैं बता दूं आपको, कुछ दिन पहले ही MP के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में
ट्राइबल वुमेंस ने दीदी व्हीकल सर्विस लॉन्च की थी। किस लिए? प्रेग्नेंट वुमेंस को फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके। और कुछ दिन पहले ही एमपी सरकार ने सबको रोजगार योजना, सबको रोजगार मिलेगा स्कीम भी लॉन्च की है। अब सबको रोजगार मिलेगा स्कीम में क्या करेंगे? ये मनरेगा में सबको रोजगार दिलवाएंगे। देखिए, मनरेगा में सब लोग रोजगार नहीं करने जाएंगे, ये तो बात है ही है। तो किसकी क्या क्वालिटी है, किसकी क्या स्किल है, इसके हिसाब से हर सरकार को उनको रोज़गार देना पड़ेगा। हालांकि आप याद रखिएगा, सबको रोज़गार मिलेगा योजना ये भी एमपी गवर्नमेंट की ही योजना है। साथ ही साथ फीवर क्लिनिक भी इन्होंने ही लॉन्च किया है। बात करते हैं एमपी की, तो सीएम एमपी की कौन है? एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी यहाँ के गवर्नर हैं। एमपी का पेंच नेशनल पार्क बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है पेंच नेशनल पार्क। रिसेंटली एमपी का एक नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। नामीबिया से 2 चीते लाए जा रहे हैं जो एमपी की नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिनका पालन पोषण होगा। इसके अलावा एक पन्ना टाइगर रिजर्व है जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे स्थित है, बुंदेलखंड रीजन में। ये तीनों चर्चा में इस समय, इसलिए मैंने आपको बताया। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, सभी लोगों ने इनका जवाब सही दिया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप आप इनका जवाब दे ले जाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।